नमस्कार और स्वागत है आपका आईपीओ वॉच में, एक खास शो जिसके अंदर में हम बात करने जा रहे हैं आने वाले आईपीओ की। एक खास शो आईपीओ आने वाला है। कौन सा है वो आईपीओ ज्यादातर लोग जानते हैं, कौन सी कंपनी है। मैनकाइंड की हम बात कर रहे हैं, मैनकाइंड फार्मा की। लेकिन क्या करना चाहिए, मुद्दे की बात यह है कि एग्जैक्टली हमें समझना भी चाहिए कि बाजार के अंदर में ये जो नया आईपीओ है क्या, क्योंकि पीछे का जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा और लोग काफी डरे हुए भी हैं आईपीओ से। तो आईपीओ की लिस्ट से जो इस तरीके के आए हैं, क्या रिस्क हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कितनी है अपॉर्चुनिटी, जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, एक एक करके सीधे चलते हैं सारे मेहमानों के पास में। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कौन कौन मेहमान हमारे साथ में। हमारे साथ में एक तो आज जुड़ रहे हैं अंकुश जी। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज शो पे, अंकुश बजाज जी। थैंक यू सो मच जी, तो अंकुश जी आपसे शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में जुड़ेंगे पंकज रांदड़ जी पुणे से। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। Thank you very much, Alex ji, for inviting me on your show. Thanks a lot. थैंक यू फॉर कमिंग। और हमारे साथ में साथ ही साथ जुड़ेंगे संतोष सिंह जी। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर हैविंग अलेक्स जी, थैंक यू वेरी मच जी, और एक बार दर्शकों को बता दूं कि ये सारे मेहमान बहुत अलग अलग देश के कोनों से जुड़े हैं हमारे साथ में। पंकज जी, जहां तक मैं समझता हूँ आज पुणे में होंगे। पंकज जी पुणे में ही है या सूरत में है? जी पुणे में ही है सर। पुणे वाले ऑफिस में है। और जी अंकुश जी हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से। तो अंकुश जी रायपुर से ही है ना सर आज? हाँ जी जी। रायपुर और में संतोष सिंह जी हमारे साथ में कोलकाता से हैं। तो ये तीन बड़े मेहमान, बड़े एक्सपर्ट हैं जो कि शेयर बाजार के जाने माने लोग हैं, जो कि बाजार को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि बाजार में किस तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ मुनाफा बनता है और क्या खतरे हैं, किन खतरों से बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह जी, किस तरीके से देख रहे हैं मैनकाइंड फार्मा का शेयर और क्या है चैलेंजेस, क्या है अपॉर्चुनिटीज? देखिए, मैनकाइंड फार्मा ने जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, पहली चीज आप समझ लें कि ये ओएफएस है, टोटल ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जिसमें कि इनके प्रमोटर हैं और बड़े बड़े शेयर होल्डर्स भी इसमें अपने जो है शेयर्स को बेचेंगे और इसमें से कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है। टोटल जो इशू साइज है वो तकरीबन 4100 करोड़ के आसपास है, अगर मिनिमम बिड की हम बात कर लें तो इसमें कहीं भी जाने वाला नहीं है पैसा कंपनी के पास। मतलब कंपनी इस पैसे का लेकर कहीं भी केपेक्स कह लें या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी तरह का यूज नहीं आने वाला है। मतलब कंपनी को ये आईपीओ लाया जा रहा है कि कंपनी का एक वैल्यूएशन निकल के आए कहीं ना कहीं। अब वैल्यूएशन अगर निकल के आना है तो हमें देखना चाहिए कि हम जिस चीज को खरीद रहे हैं क्या वो उसके वर्थ के लायक है। कंपनी ऑल्दो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर सेगमेंट में वो काफ़ी अच्छे मार्केट शेयर हैं इनके। अगर आप कह लें कि इनका जो मेल कॉन्डम कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है मैन फोर्स जो है उसमें तकरीबन जो है वो अपने पूरे मार्केट शेयर का 30% हिस्सेदारी है। उसी तरह प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट जो है प्रेगा न्यूज़ बोल के है, उसमें ये तकरीबन लाइन्स पाई रखते हैं, 80% के करीब मार्केट शेयर है। और उसके बाद जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिसमें कि ये 62% मार्केट शेयर एंजॉय कर रहे हैं। मार्केट शेयर वाइज कंपनी के बिजनेस वाइज वेरी लिक्विडेटिव लगता है कि कंपनी आने वाले दिनों में जो उनकी सस्टेनेबिलिटी है, जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है उस तरह का है इसमें। लेकिन कंपनी के अगेन हम जिस वैल्यू में खरीदेंगे वो थोड़ा सा प्राइसी लग रहा है। अगर आप देखें तो तकरीबन लोअर बैंड में 29 के पी पे अवेलेबल है और हायर बैंड में 30 के आसपास, 31 के आसपास है। तो थोड़ा, क्योंकि अगर इनके पीयर से कंपैरिजन करेंगे तो वो लगता है कि महंगा शेयर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये इसमें कहीं भी गिरावट हो स्टॉक मार्केट में अगर ये लिस्ट होने के बाद, तो डेफिनेटली एक बेट हो सकता है। ठीक है, तो ये था संतोष सर का व्यू, किस तरीके से मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ को देख रहे हैं। पंकज जी, बहुत सारी चीजें, और क्योंकि मैनकाइंड फार्मा वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो कि भले ही फार्मा सेक्टर से आता है, लेकिन हम ये बहुत कम फार्मा सेक्टर के ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको B2C भी लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत हद तक इसकी ओवरलैपिंग है। कई बार लोग इसको एफएमसीजी से कंफ्यूज भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी वैल्यूएशन भी एफएमसीजी जैसी डिमांड करी जा रही है जबकि फार्मा का स्टॉक है? जी अलेक्स जी, बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि कंफ्यूजन हो जाता है कि एफएमसीजी और फार्मा के अंदर की अगर बात करेंगे तो लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से जहां तक मेरा अनुमान है कि ये बहुत फेयर वैल्यूएशंस के साथ में मार्केट के अंदर आ रहा है। डेफिनेटली एक ओएफएस है तो प्रमोटर्स अल्टीमेटली 2% से कम हो रहे हैं वहां पे। लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर्स की जो पोजीशन है वो 77% एंकर इन्वेस्टर्स है जिन्होंने आईपीओ को
ऑलरेडी कवर अप कर लिया है वहां पे। तो इनका जो बेसिक बिजनेस मॉड्यूल जो है वो 91% पूरा इनका ब्रांडेड फॉर्मुलेशन के साथ में चलता है। लाइक डिस्कवरी भी यही करते हैं, मार्केटिंग भी यही करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी यही लोग करते हैं। तो जो 90-91% तक का जो बिजनेस है ब्रांडेड फॉर्मुलेशन के साथ में ही आता है। बट 9% जो बिजनेस है वो ओटीसी का है, जिसको हम ओवर द काउंटर बोलते हैं। तो ओवर द काउंटर से वो 9% 10% तक का बिजनेस जनरेट करते हैं वहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया आज जिस पोजीशन में, देखिए ये बिजनेस जो है मैनकाइंड का, ये प्योरली डोमेस्टिक बिजनेस में ज्यादा है। और सही तरीके से अगर देखेंगे तो ये हार्ट डिसीज के ऊपर, गायनेकोलॉजी के अंदर, या फिर कोई वाइटल मिनरल्स के अंदर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनबीटेबल है। मतलब इस तरीके का एक आईपीओ पीछे आया था 2 से 3 साल पहले एल्केम लैब करके, तो उसी के साथ में इनका डायरेक्टली फाइट होगा मार्केट में। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देख के चलेंगे तो डेफिनेटली इसको बाय रेट देना पसंद करूंगा और उसके साथ में जाना पसंद करूंगा। जी, तो पंकज जी ने बाय रेटिंग दे दी है और उसके रीजंस भी बता दिए हैं। अंकुश जी से एक बार समझ लेते हैं। अंकुश जी, आपकी भी नज़र होगी, और वैसे तो ठीक है कि मैं समझता हूँ आप टेक्निकल्स के ज़्यादा महारथी हैं, लेकिन मैनकाइंड के आईपीओ की बात करें और उस पर किस तरीके से नज़र रख रहे हैं और क्या वैल्यूएशन आपको फेयर लग रहा है, और साथ ही साथ ग्रे मार्केट से किस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। यस सर। सो 2-3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या एक पॉजिटिव रहने वाला है, क्या 1-2 चीज़ें हैं। जैसे संतोष सर ने भी वैल्यूएशन की बात की, तो कहीं ना कहीं कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी तो 43,000 करोड़ के आसपास का उसका एक मार्केट कैप होने वाला है। और करंट अगर हम लोग पी की बात करें तो 32 से 33 के आसपास का पी में हम लोग लिस्ट करने वाले, जो कि एक इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा कहीं ज़्यादा है। बट यहीं पे अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल ईयर 20 से 22 तक कंपनी ने 15% के आसपास कैगर ग्रोथ किया है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो इनका अभी 20-22% से थोड़ा डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ सेल्स फोर्स इन लोगों ने बढ़ाया है, साथ में एक्सपेंशन भी कुछ चीज़ें प्लान की है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम लोग को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। रही बात, हम लोग जो एक मेन चीज़ फोकस करते हैं वो है हमारा एक तरीके से प्रमोटर होल्डिंग। तो पोस्ट लिस्टिंग भी 78% से 77% एक प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव वे में हम लोग को एक सिग्नल दे सकता है। और साथ में मार्केट का भी जो एक सेंटीमेंट है थोड़ा सा आईपीओ को लेके, थोड़ा सा अभी लास्ट लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस आईपीओ में भी, हालांकि कितना कुछ बड़ा इनका टिकट साइज नहीं है, 26 करोड़ के आसपास का है, जिसमें ऑलमोस्ट 35% रिटेलर्स के लिए है। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा रिस्पांस देख के, 1-2 दिन के रिस्पांस देख के इसमें थोड़ा सा डालना चाहिए। और मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट के आसपास जो आज की मुझे एक खबर है वो 80 से 90 रुपए के आसपास का प्रीमियम है अभी ग्रे मार्केट में। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हम लोग ध्यान में दे के, मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज हाई लग रहा है, बट फ्यूचर में हम अपने पोर्टफोलियो में अगर सही वैल्यूएशन में मिले तो फ्यूचर में इसको बाय रिकमेंडेशन दे सकते हैं पोस्ट लिस्टिंग। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग टेक है। अंकुश जी कह रहे हैं कि अभी हल्का सा ओवर वैल्यूड लग रहा है और बेहतर होगा कि लिस्टिंग के बाद में नीचे जब कुछ बेहतर प्राइसिंग तो मिलेगा, अगर कुछ करेक्शन के बाद में, तो वो ज़्यादा अच्छा पॉइंट होगा एंट्री करने का, क्योंकि फंडामेंटल्स तो बेहतरीन है, लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन थोड़ा सा परेशान कर रहा है। और इसके साथ साथ और एक और चीज़ जो कि पंकज जी ने भी इसी पे कहीं ना कहीं बाय रेटिंग तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में इशारा भी है, तो वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। संतोष सर, एक बार फिर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एक खबरें जो कि रही हैं वो मैनेजमेंट के अराउंड कुछ वाले भी इंटरनल जो जिस तरीके के ट्रांसफर्स हैं और उसको लेकर के, जिसको सीजी के इश्यूज जैसा कह सकते हैं, जो बहुत मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनल कुछ ट्रांसफर इस तरीके की खबरें पहले आई हैं, उसकी कोई चिंता दिखाई देती है क्या सर? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज तो मतलब बहुत बड़े इशू होते हैं। हाँ, ट्रांसफर्स का अगर समझ लीजिए कि अमाउंट काफ़ी कम है और अगर वो उसका खुलासा करते हैं कि क्यों होता है, तब हो सकता है। अदरवाइज कंपनी में अगर देखा जाए तो जो मुझे केवल कंसर्न लग रहा है वो ये है कि जो रन रेट रहा है इनका ग्रोथ का, जैसा हम किसी भी एसेट को जब प्राइस करते हैं तो प्राइसिंग और उनके ग्रोथ को देखते हैं कि उनकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी कैसी रही है और कैसी होने वाली है। तो इस दोनों में कहीं ना कहीं एक मिसमैच लग रहा है और इसीलिए लग रहा है कि एसेट थोड़ा ओवरली प्राइस्ड है।
और मैंने ये बात है उसको देखा नहीं है गौर से ज़्यादा कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इतने कौन से बड़े इश्यूज हैं। अदरवाइज जो इसमें सारी चीज़ दिख रही है कि पहला चीज़ कि ये OFS है, एक पैसा कंपनी को मिलने वाला नहीं है अगर इनके कोई ग्रोथ के प्लान है तो। दूसरा थोड़ा महंगा है ये इशू, लेकिन बिजनेस सस्टेनेबल है ये दिख रहा है कि और एसेट थोड़ी महंगी है, मोटा मोटी ये जो है जस्ट मुझे दिख रहा है। जी ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। वैसे ऐसा इशू नहीं है, इशू जो है वो थोड़ा सा इंटरनल ट्रांसफर्स का है, जो ग्रुप के अंदर में, कंपनीज के अंदर में या प्रोमोटर्स के अंदर में कुछ एक ट्रांसफर्स, कुछ ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कभी कभी आए हैं। और एक और जो मुझे चैलेंज दिखता ये है, वाला ये जो इशू है ना, ये मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स के साथ है। मतलब दिखता है कि अपनी जो भी सब्सिडरीज हैं, ग्रुप कंपनीज हैं, उनको लोन दे देना, सस्ते पे लोन दे देना, ये सारी चीजें बहुत जगह दिखती हैं। तो ये मतलब इंडिया में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये मोटा मोटी आप सम्मान के रखोगे ये चीजें होने वाली है। जी, तो ये तो एक कॉमन सा इशू हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस पर नजर रखनी चाहिए। दूसरी चीज जो एक मुझे थोड़ा सा कहीं एक कह लें कि एक रेड फ्लैग एक और छोटा सा देती है, वो है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है भारतीय बाजारों पे। वो ठीक है कि मार्केट लीडर है, बहुत सारे सेगमेंट में लीडर है, बहुत सारे सेगमेंट में मार्केट शेयर में नंबर 1 पे है, और फिर कईयों में नंबर 2 पे भी है। और बहुत ही ओवर द काउंटर वाला जो एक सेगमेंट है जिसको कहा जाए कि भले ही फार्मा से है, लेकिन OTC वाला भी एक एलिमेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि B2C भी हैं, मतलब बहुत आम लोग जानते हैं डायरेक्टली, और उसके लिए शायद प्रेस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती। वो वाले प्रोडक्ट भी एक बड़ी रेंज है जो कि इस कंपनी के पास है उसके पोर्टफोलियो में। लेकिन फिर भी जो बहुत डिपेंडेंस है वो भारतीय बाजारों पे है। तो क्या उसकी कोई चिंता लगती है पंकज जी आपको? कुछ ऐसा कुछ लगता है कि क्योंकि सिर्फ इंडिया से ही है, और बाहर अगर कोई है ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ US है जो कि बहुत थोड़ा सा, वो भी 40%, मतलब अगर, और उसमें भी मतलब सेकंड जो बड़ा रिस्क आ जाएगा तो अगेन ज्योग्राफिकल रिस्क US है सीधा सीधा। तो ये जो केवल इंडियन बाजारों पे डिपेंडेंस है, एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा नहीं है, वो रिस्क है या वो फायदा है? सर ये रिस्क तो हमेशा बना रहेगा सर, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द बिजनेस। और हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर सकते हैं बिजनेस के अंदर कि ये या तो ऐसा होगा या तो एक तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर बिहेव देखते हैं कंपनी का, तो हम लोगों को एक बात समझ में आएगी कि दिस इज 100% डोमेस्टिक फार्मा। मतलब कहीं पे भी ये लिवरेज नहीं देते हैं खुद को कि वो बाहर जाए और बाहर बिजनेस करे, बिकॉज जिस तरीके की डिसीजेस के ऊपर इनका कंट्रोल है और जिस तरीके की डिसीजेस के ऊपर इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो है इंडिया के अंदर इतनी हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ सालों पहले डायबिटीज एक बहुत बड़ा डिसीज माना जाता था, अभी बच्चे बच्चे को हो रहा है वो। मतलब वो फार्मा के अंदर उनका कंपटीशन और उनका जो चैलेंज होना चाहिए कि रेट्स किसके कम और किसके ज्यादा हो। तो US एक बड़ा मार्केट है, लेकिन सुलझी हुई मार्केट है पूरी। तो इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो वहां तक जाने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। जब तक ये इंडिया के अंदर है, इसको भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, तब भी इनको आने वाले 10 सालों में चैलेंजेस नहीं दिखते हैं। बट डेफिनेटली काफी लोगों का मानना है कि ये ओवररेटेड है, किसी का मानना, मैं समझता हूँ कि 10% तक की तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन मिलेगी इसके अंदर। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये 28-29 के पीई पे भी अगर काम कर रहा है तो हाँ बेशक आज थोड़ा सा ज्यादा है। अगर कंपैरेटिवली आप सन फार्मा देख लीजिए, डिविस लैब देख लीजिए, जो फार्मा सेक्टर के जो लीडिंग प्रोडक्ट्स वाली जो कंपनीज है, तो उनके मुकाबले ये थोड़ा पी ज्यादा है। लेकिन थोड़े समय के बाद में, 1 साल 2 साल के बाद में ये भी कम लगने लग जाएगा, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफी रहेगा। बिजनेस मॉड्यूल है तो उसको किस तरीके से ये लोग काउंटर करेंगे उसके बाद में, ये तो OFS हो जाने के बाद में पता चलेगा। क्यों तो ये चीजें हमेशा मिलती रहेगी हम लोगों को पढ़ने में। और और साथ ही साथ आपके दर्शकों को बता दूं कि जो पंकज जी कह रहे हैं कि ये OFS है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पैसा, ये जो रकम कंपनी जुटाने जा रही है IPO के जरिए, वो कंपनी के अंदर में नहीं आएगी। ये जो पुराने इन्वेस्टर्स थे वो इस पैसे को लेकर के बाहर निकलेंगे। तो ये वो स्टेक है, वो परसेंटेज ऑफ शेयर्स है जो कि वो लोग अपना ऑफलोड कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ संतोष सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी ठीक है। इस OFS यानी OFS और नॉर्मल IPOs में की वजह से कहीं कुछ डिफरेंस होता है क्या IPO की लिस्टिंग में और उसके अट्रैक्शन में या उसकी अपॉर्चुनिटीज में, संतोष सर? देखिए, सबसे पहली चीज की एसेट को या फिर जो इक्विटी शेयर्स है उसको किस भाव पे दिया जाता है वो ज्यादा मतलब मायने रखता है। क्योंकि आप
कोई हेडरूम दे रहे हैं क्या इन्वेस्टर्स के लिए या मार्केट के लिए एज ए होल। तो अगर हेडरूम नहीं मिलता है तो वो एक निराशा होती है कि मतलब आप जो है कहीं ना कहीं जो है वो आम इन्वेस्टर ठगा सा रह जाता है अगर उनको हाई प्राइस पे दिया जाती है चीजें तो। और ओएफएस में बराबर हम इस चीज को देखते हैं कि प्राय ये ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि वैल्यूएशन जो गेम होता है वो प्री आईपीओ स्टेज पे आजकल ज्यादा होता है। अगर आप देखें जो अनलिस्टेड स्पेस है उसमें पहले से ही पीई इन्वेस्टर बैठे रहते हैं और जब वो लिस्टिंग होती है तो एक बड़े प्राइस पे लेके जाते हैं और आम आदमी को दे दिया जाता है, स्टोरी उनको बताई जाती है, कहानी उनको बांटी जाती है। लेकिन मार्केट उसके बाद देखता है कि बिजनेस में क्या कैश फ्लो रहा है, क्या कैसे मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किस भाव पे दिया गया है वो भाव ही प्रधान है, क्योंकि अगर भाव अगर आपने ज्यादा, जैसे आप समझ लो जोमेटो आपके सामने अभी आया था, नाइका आया था, इन्होंने कितना मार्केट को एक्सटॉर्ट किया जैसे एक तरह से, और बहुत हाई वैल्यूएशंस पर आईपीओ को लेकर आए। और उसके बाद देखिए मार्केट हमेशा ये देखता है कि आपको अगर जो वैल्यू दी जा रही है परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जो है पेरिल होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा महंगा लगता है आईपीओ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हेडरूम रखते तो मार्केट इनको हाथों हाथ लेता और काफी अच्छी लिस्टिंग होती है इस पर। ठीक है, तो हेडरूम होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि कितना आपने निचोड़ लिया, तिल में तेल कितना बचा है और अभी कितना निकल चुका है, वो वाली चीजें। तो इधर फिलहाल जो हाल फिलहाल में जिस तरीके के आईपीओ आए थे वहाँ वो हेडरूम नहीं छोड़ा गया था, यानी जो पुराने इन्वेस्टर्स थे वो उसका फेयर वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा कह लीजिए या बिल्कुल भी स्कोप नहीं छोड़ रहे थे। अगले जो नेक्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आईपीओ के माध्यम से जो नए निवेशक आ रहे हैं, उनके लिए कुछ बच नहीं रहा है उसको उसमें गेन करने के लिए बहुत ज्यादा। तो वो एक समस्या होती है जो कि यहाँ पे भी अभी संतोष सर उस पर इशारा कर रहे हैं। एक और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनको भी लेते हैं साथ में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वैभव कौशिक जी। और वैभव कौशिक जी का एक जो मेजर फोटे है वो ट्रेडिंग के साइड में है। वैभव जी, आप हमारे साथ में हैं? आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल जी। वैभव सर, आपका वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जस्ट समझने की कोशिश ये कर रहा हूं सर, क्योंकि आप ट्रेडर्स के साथ में बहुत क्लोजली काम करते हैं, और तो किस तरीके का वहां से रिएक्शन दिख रहा है ट्रेडर्स और ब्रोकरेज हाउसेज में, किस तरीके की सुगबुगाहट है इस मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ को लेकर के, और क्या लगता है कैसा रिजल्ट्स आने वाले हैं? सर। इंक्वायरी तो बढ़ी है। अगर अपन प्रीवियस अभी बीच में आईपीओ आए थे तो इतनी इंक्वायरीज नहीं थी, बट अगर अभी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा इंक्वायरी इंक्रीज हुई है ट्रेडर्स में, आईपीओ इन्वेस्टर्स में खास तौर पे। तो बट सभी वेट एंड वॉच है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन में कैसा सब्सक्रिप्शन आता है। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। जी। और वैभव सर, ग्रे मार्केट से कुछ सिग्नल्स? सर ग्रे मार्केट से अभी तक तो इतने क्लियर सिग्नल्स नहीं आ रहे, बट देखते हैं कि अभी स्टार्ट होने के बाद में कल से कैसा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। और एक सवाल और ले रहा हूँ वैभव सर आपसे कि बाकी सारे फार्मा सेक्टर के कंपैरेटिवली कैसे देख रहे हैं मैनकाइंड को, या उसके वैल्यूएशन सर मैं तो इसको, अगर मेरा पर्सनल राय ले, मतलब एक छोटे से वर्ड में, तो मैं इसको फार्मा से बढ़िया इनको एक मार्केटिंग एक्सपर्ट्स मानता हूँ। बहुत अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है, मतलब काफी अच्छा इन्होंने मार्केटिंग दोनों तरफ से, मतलब फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो इन्होंने क्रिएट किए हैं, तो दोनों ही जगह ये एक अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके का इनका प्रोडक्ट लाइन है और अच्छे नीश मार्जिन के साथ कर रहे हैं वर्कआउट, तो मुझे लगता है कि ये दूसरों से थोड़े से बेटर। जी। तो और वैल्यूएशन वाइज भी मेरे को लग रहा है कि अच्छा है, मतलब क्योंकि जिस तरीके के ये है, और पहला थोड़ा सा ओएफएस है जिसमें हमारे को लग रहा है, क्योंकि अगर अपन पीछे की लाइनअप देखें तो उनके ओएफएस और इसके ओएफएस में कुछ एक चीजें थोड़ी सी ज्यादा बेटर लग रही है, और पीछे वाले ओएफएस में तो ऐसा लग रहा था कि बस पब्लिक को ही माल पिलाने की इच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा टोन डाउन हुआ है। वैभव सर कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले जहां पे सिर्फ निचोड़ने की मंशा दिख रही थी, अब थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा, लेकिन तो ये बहुत ही मिले जुले से वर्डिक्ट हैं जो सभी एनालिस्ट के आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि सब तरीके से किस तरीके से देख रहे हैं अलग अलग एनालिस्ट, वो भी पता चलता है। तो कुछ का मानना है कि ये उतना फेयर वैल्यूएशन नहीं, कुछ का मानना है कि थोड़ा पहले से कंपेरेटिवली जो बाकी लिस्टिंग आई है हाल ही की उनसे बेटर है वैल्यूएशन। कहीं लग रहा है, कोई एनालिस्ट कह रहा है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए, और कोई एनालिस्ट कह रहा है कि बच के रहिएगा, बाद में जब सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ा और वैल्यूएशन बेहतर मिलेगा तो देखेंगे। तो मिले जुले से वर्डिक्ट्स हैं, आपको तय करना है कि करना क्या चाहते हैं।
और बहुत शुक्रिया बाबा सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, हमारे साथ में जुड़े, टाइम निकाला और अपना वर्डिक्ट, अपना ओपिनियन शेयर किया मैनकाइंड फार्मा के शेयर को लेकर के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे खास पेशकश IPO वॉच। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस, बताते रहेंगे कि कैसे बनता है मुनाफा, कैसे बढ़ती है पूंजी। जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस।